गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश चंद्र शर्मा, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर। आज नया विषय लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बता दिया था कि श्रुति सुनने में और सम समान, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये परीक्षा में आपके आएंगे, वार्षिक परीक्षा में भी और टेस्टों के अंदर। श्रुति यानी सुनना, सम कहते हैं समान रूप से, भिन्न कहते हैं भिन्न अलग अलग और उनके अर्थ हो ऐसे शब्द कहलाते हैं। श्रुति सुनना यानी कि जो शब्द होते हैं हमारे, वो शब्द ऐसे लगते हैं कि समान तो है, वो जो शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो जब हम उनको शब्दों का अर्थ हम करने लग जाते हैं, शब्दों का अर्थ को हम देखने लगते हैं, तो उनकी अर्थ की दृष्टि से वो क्या होते हैं, हमारे भिन्न भिन्न होते हैं। स्वर, मात्रा अथवा जो व्यंजन में उनका केवल मात्र थोड़ा ही अंतर होता है, परंतु जो उनका अर्थ होता है बिल्कुल भिन्न होता है। अगर इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम इसको देखते जाए, जो शब्द पढ़ने और सुनने में, यहाँ देखते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसकी परिभाषा को हम देख रहे हैं कि जो ऐसे शब्द होते हैं बिल्कुल हमें, जो शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग, जो शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से, जब हम अर्थ को देखते हैं उसके बारे में तो अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न होते हैं, अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन हम ये देखना है, मैंने आपको पहले बताया कि श्रुति इसका मतलब होता है सुनना, और सम कहते हैं समान को, और भिन्न जो है वो अलग अलग, और भिन्नार्थक अर्थ कहते हैं इसका अर्थ का, और शब्द तो आपका शब्द ही है। ये हमारे शब्द, जो हमारे अलग अलग शब्दों को हमने निकाला है, और जब इन शब्दों को हमने अलग अलग निकाल दिया तो हमारी बात एक बन जाती है कि सुनना यानी सुनने में जो चीज समान लगते हो लेकिन उनका अर्थ है ऐसे जो शब्द हों, ऐसे शब्द जो हमें सुनना यानी सुनना कहते हैं, सुनने में जो ऐसे जो शब्द जो हमें सुनने में क्या लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। वही हम इन सब चीजों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वही हमारा श्रुति संविधानक शब्द है। इस बात को आपको समझना है। स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसमें यह देखना है कि स्वर, मात्रा और व्यंजन, स्वर और जो मात्रा होती है, स्वर का मतलब होता है हमारा ए आ ई उ ऊ, मात्रा उसकी होती है ए की मात्रा, आ की मात्रा, और व्यंजन होता है कैसे लेकर ये क्या लेता है, ये चीज। स्वर वो आपको जान के ए आ ई इस मेरे अंग है तक होता है, और मात्रा उसकी जो होती है
और व्यंजन कैसे लेकर के के छे छे ने है ना, उसके हाथ से लेकर के और गे ज्ञानी तक जो चीज हमारी ये होती है तीनों स्वर, मात्रा और व्यंजन, तीनों चीजों का जो संगम है, तीनों चीजों ये हम इसके जो है वो इसमें केवल जो उच्चारण का वह थोड़ा सा ही अंतर होता है। कितना होता है? थोड़ा सा, परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। इसमें जो अंतर, उच्चारण का जो अंतर है, इसका अंतर, उच्चारण का जो अंतर होता है वह उच्चारण का अंतर केवल कितना सा होता है? थोड़ा सा ही होता है। लेकिन जब हम उसके अर्थ के बारे में जानना चाहें, अर्थ वो उसका भिन्न भिन्न होता है, अर्थ उसका अलग होता है, भिन्न होता है। इस बात को जानना चाहते हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन, कोई भी चीज को हम देख सकते हैं किसी चीज के लिए कि स्वर है, मात्रा है और व्यंजन है। स्वर, मात्रा और जो व्यंजन है वो हम इनको इसमें जब अंतर देखने किसी चीज को उच्चारण करने में केवल थोड़ा सा की अंतर इनमें मालूम होता है, और लेकिन बाकी जब अर्थ के बारे में जानना चाहे अर्थ उसका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। वही हमारा श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। इस बात को आपको समझना है। मैंने आप इसको एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इसको अलग करके समझा दिया, मैंने इसको अलग करके समझा दिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे, अब इससे आगे मैं बढ़ना चाह रहा हूँ। अब जो हमने परिभाषा इसको जानी, हमने परिभाषा देखी, हमने परिभाषा इसको समझी। अब परिभाषा समझने के बाद हमने उसको एक एक शब्दों को विस्तार से भी हमने जाना कि कौन सी चीज हमको क्या कहते हैं, कौन सी क्या नहीं कहते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब जैसे मान ली जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि ये घन यानी कि बादल, और दूसरा आता है धन, इसका अर्थ होता है संपत्ति। अब बोलने, उच्चारण, धन और धन उच्चारण करने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, समान अंतर हमें दिखाई दे रहा है। धन और घन, इनके उच्चारण में कोई हमें ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा, समान अंतर हमें दिखाई दे रहा है। इसका जो अर्थ आया, अब अर्थ देखेंगे तो अर्थ क्या होगा उसका? अर्थ की दृष्टि से वो हमारे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस घन का अर्थ तो हो जाता है बादल, और इस जो धन है, इस धन का अर्थ हो जाता है संपत्ति। तो इस प्रकार से दोनों जो चीज है उसमें अलग अलग जो अर्थ है वो अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जब उच्चारण करते हैं, वही मैंने आपको बताया, जब धन और धन इन दोनों का हमने उच्चारण किया, इनका हमने उच्चारण किया, तो वही स्वर, वही मात्रा और वही व्यंजन, तीनों चीजों का इसमें समावेश किया गया था। अब इसमें उच्चारण घन और धन, ज्यादा अंतर नहीं है उच्चारण करने में, समान हमें उच्चारण से समान लग रहा है, समान उच्चारण, लेकिन जब इनका हम अर्थ लगाते हैं, अर्थ करते हैं, तो वो अर्थ हमारे अलग अलग हो जाते हैं। वही हमें कह सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि भिन्नार्थक वाले शब्द हैं। ये बात आपको इस एक उदाहरण से सारे उदाहरण को समझना है। उसके बाद हम क्या देखना चाहें, इसको देखना उदाहरण की दृष्टि से। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जैसे यहां मैं बोलना चाहूं अली और आली, दो शब्द है, यहाँ एक तो है अली और दूसरा है आली। अब मैंने वही बात आपको पहले बताई, उच्चारण जैसे ध्यान रखना, स्वरों को ध्यान रखना, मात्राओं को, और ध्यान रखना आप उसके व्यंजनों को, इनके उच्चारण में जो अंतर है, इन चीजों को आपको मुख्यतः ध्यान रखना। यहाँ अली, अली और आली दो चीज है। अब उच्चारण हमारा एक जैसा लगता है, तो अली और आली। अब हम कह सकते हैं अली का मतलब तो क्या होता है? गोरा। अली जो है उसका अर्थ होता है गोरा, और आली कहते हैं सखी को। इसका अर्थ ये प्रकार से हमें जानना होता है, क्या कि अली और आली उच्चारण तो हमें लगभग लगभग समान सा लग रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर, लेकिन अर्थों में पूर्ण रूप से उसमें अंतर आ जाता है। अब जैसे दूसरा लिखते हैं कि सर और सर, देखो आप दोनों शब्द हमारे हैं सर और सर,
शेषम वाला आ गया या शेष लेट वाला आ गया, दोनों का हमने उच्चारण किया तो स्वर मात्रा और व्यंजन की दृष्टि से जो दोनों जो उच्चारण है वो हमारे उच्चारण लगभग समान हो रहे हैं। जब इनका जो अर्थ अगर देखते हैं तो हम अलग लगाते हैं। सर एक शब्द है, इसका अर्थ तो हो जाएगा बाण, इसको हम शब्दार्थ की दृष्टि से देखते हैं बाण, और सर कहते हैं तालाब को, तालाब। तो यहाँ देख लीजिए उच्चारण तो समान लग रहे हैं लेकिन इनके जो अर्थ है मीनिंग है वो अलग अलग निकल रही है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि हमें श्रुति सम भिन्नार्थक वाले शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे दूसरा हम लेते हैं दग्ध और दुग्ध, ध्यान देना दोनों उच्चारणों पर, क्योंकि उच्चारणों पर ध्यान देते जाओ साथ के साथ अर्थों पर ध्यान देना। एक हमारा उच्चारण होता है दग्ध वाला, है ना, दूसरा उच्चारण होता है दुग्ध वाला। तो पहला का जो अर्थ होगा वो तो होगा जला हुआ, इसका अर्थ होता है जला हुआ, और दुग्ध यानी कि दूध, इसका दूसरे का अर्थ होता है दूध। इस प्रकार से इनके जो अर्थ हमें अलग निकल रहे हैं, बल्कि जो उच्चारण की दृष्टि से हम इन चीज को देखना चाहें वो हमारे कैसे आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, एक चीज हमारी चीज में समझ में आ रही है। अब है और दूसरा है उब है। देखो दोनों का हमने उच्चारण किया, अब है और उब है। अब दोनों के उच्चारण को हम जब देखना चाहें, इसे समझना चाहें, तो जो उच्चारण हमारे पूर्ण रूप से अलग अलग ज्यादा अंतर हमें नहीं दिखाई देता, स्वर मात्रा व्यंजन के आधार पर वो उच्चारण हमें एक ही है, लेकिन जब इसका अर्थ को देखें तो अर्थ वो अलग अलग। निर्भय यानी कि अब है, अब है का मतलब होता है निर्भय, क्या कि निर्भय होना, अब है निर्भयता से कार्य को करना, वो होता है। अब उभय, उभय जो शब्द हमारा बना हुआ है, उभय का मतलब होता है दोनों, तो उसका अर्थ होता है दोनों। यहाँ देख लो अंतर हमारा, जब अर्थ किया हमने तो दोनों का अर्थ अलग अलग हमें दिख रहा है उसका, लेकिन उच्चारण की दृष्टि वो एक ही लिखे। जैसे पांचवा नाम लिखता हूं अभिराम और अभिराम, दो बात हमारे सामने आती है, अभिराम और अभिराम, ये चीज हम समझ रहे हैं किस चीज को, अभिराम या अभिराम, हम समझ रहे हैं किस चीज को जान रहे हैं। तो एक का जो अर्थ होता है अभिराम, इसका अर्थ तो होता है सुंदर, और अभिराम अविराम जो शब्द आया ए लगा हुआ है विराम के आगे, तो अविराम, विराम यानी आराम, और अविराम लगातार कार्य को करते रहना, तो यहाँ इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा लगातार, कंटिन्यूटी में लगातार आ जाएगा। वो चीज हमें समझनी होती है, ये बात को ध्यान रखना। तो यहाँ अभिराम और अभिराम यहाँ हमें दिखाई देने लगता है, तो ये चीज हमें समझनी होती है। तो उच्चारण हमारा जो है स्वर मात्रा व्यंजन की दृष्टि से उच्चारण ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ही कम अंतर होता है, लेकिन जब अर्थों पर जाते हैं तो वो हमारे जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल हमारे भिन्न होते हैं, अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब छठा लेते हैं बारिद, बारिद ये आ गया हमारा, एक शब्द आ गया बारिद। दूसरा हम लेते हैं बारिज, बारिज, दोनों अलग अलग हम देखना चाह रहे हैं, बारिज या बारिज। अब बारिज शब्द और बारिज शब्द उच्चारण की दृष्टि से हमें लग रहे हैं एक से हैं, अब अर्थ कैसे हमें, तो उच्चारण बारिद और बारिज, बारिद एक, बारिद का तो अर्थ होता है यहाँ बादल, और दूसरा है बारिज। अब शब्द आया हमारा बारिज, बारिज यानी कमल। इस प्रकार से जो इनके अर्थ हैं वो हमारे अलग अलग अर्थ हमें दिखाई लगते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ कहता हूँ 7वें नंबर का कि ग्रह, एक ग्रह तो ऐसे लिखा वाला है और दूसरा ग्रह ऐसे लिखा वाला है, अब दोनों समान है, उच्चारण की दृष्टि से भी समान लग रहे हैं और लिखने की दृष्टि से भी हमें समान दिखाई दे रहे हैं। अब इस ग्रह को हम क्या कहते हैं, इस ग्रह को तो हम बोलते हैं घर,
और दूसरा जो हमारा ग्रह लिखा हुआ है, इस ग्रह को हम बोलते हैं तारे। इसका अर्थ क्या निकलता है हमारा? तारे निकलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। ग्रह अर्थ क्या है इसका? घर। ग्रह के लिए जब कोई बात आती है हम उसको लिखते हैं तो घर, ग्रह, घर। और ग्रह, दूसरा जो ग्रह है वो तारे के लिए उपयुक्त हुआ है, वह बात आपको समझनी है। इस प्रकार से जो है यहाँ हम देखना चाहें। अगला फिर आठवां, अगर हम जानना चाहें कुछ शब्दों के लिए, तो पहला जो अवधि है, अवधि, और दूसरा है आपका अवधि। यहाँ ध्यान रखना, मात्रा मैंने बताया ना आपको मात्रा के बारे में, ये मात्रा तो यहाँ एक में तो लगी किसकी? छोटी की मात्रा दे दे वाले में, और दूसरे में लगी बड़ी की मात्रा लगी ना। अब दोनों में मात्रा लगने से उच्चारण की दृष्टि से अलग हो गए, अवधि और अवधि। यहाँ ज्यादा कम समय अवधि और यहाँ अवधि ज्यादा समय लगा। अब दोनों, अब एक अवधि का मतलब तो यहाँ अवधि, जैसे मैं कहता हूँ आप कितनी अवधि से यहाँ काम कर रहे हैं, अर्थात आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये हमारा समय में परिवर्तित हो गया। और अवधि यहाँ हमारी अवधि भाषा, भाषा के अंतर्गत आया ना कि यह राजस्थान की अवधि भाषा या कैसी भाषा आती है, तो वो हमारा इस अवधि को किस अर्थ में लेंगे? उसको भाषा के अर्थ में लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अर्थ को देख करके कभी कह सकते हैं। जैसे आदि, अब यहाँ मात्राओं को देखो बदल रहे, मात्रा को देख रहे हैं, और दूसरा मैंने लिख दिया आदि। अब ध्यान देना, आ और दी, दे दवात के अंदर यहाँ मात्रा किसकी लगी है? हम कहते हैं छोटी ई और बड़ी, तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगी ना। तो यहाँ दे दवात के अंदर जो दे दवात वाला ना, ये दे दवात, इसमें मात्रा किसकी लगी है? छोटी की मात्रा हमारी लगी। और दूसरा दे दवात वाला है, इसमें यहाँ बड़ी की मात्रा हमारी लगी हुई है। ये बात आपको समझनी है। तो जब क्या करें कि यहाँ अब आदि, तो यहाँ उच्चारण में कम समय लगा हमारा, और आदि यहाँ उच्चारण में ज्यादा समय लगा। तो मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। एक आदि का अंत होता है प्रारंभ, और दूसरा जो आदि है, उस दूसरा आदि का हमारा अर्थ क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अभ्यस्त होना। यानी कि किसी कार्य को लेकर के व्यस्ततम कार्य को करना अभ्यस्त। तो आरंभ, प्रारंभ इसका एक तो अर्थ बन गया, और दूसरा इसका क्या बन गया? अभ्यस्त होना। इस प्रकार से अर्थ उसका अलग बनेगा, लेकिन हम कह सकते हैं। अब आगे इनको करने बाद दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां समझना। 9 तो हो गए, 10 नंबर गए। देखो, एक तो होता है दिन और दूसरा होता है दिन। अब यहाँ दे में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, दिन, दिन, दिन दुखी बेचारा, गरीब, है ना। और एक में आ गया दिन, यानी कि जहां दिन आता है हम कहते हैं समय के लिए या बात के लिए प्रयुक्त होता है। दिन कहते हैं बार को, है समय को प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से उनका अर्थ अलग होगा, उच्चारण जो है वो उच्चारण हमारे एक समान हमें दिखाई देने लगते हैं। उच्चारण एक जैसे हमारे होने लगते हैं, तो हम उसको इस तरीके से किसी चीज से अलग प्रकट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे सुवर्ण, यहां मैंने लिखा सुवर्ण, फिर सेवर्ण, तीनों चीज अलग आ रही है। एक तो है हमारा सुवर्ण, एक है हमारा सेवर्ण, और एक होता है स्वर्ण। तीनों को उच्चारण देखो, एक होता है स्वर्ण। अब तीन उच्चारण आ रहे हैं हमारे, सुवर्ण, सेवर्ण और स्वर्ण, तीन हम इसको देखना चाहें तो सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ हम क्या लगाना चाहें, अब इसको देखना हम चाहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सुवर्ण, सु यानी सुंदर, वर्ण यानी उसका रूप रंग कैसा है, तो यहाँ इसका अर्थ होता है सुंदर रंग। इसका अर्थ बनेगा सुंदर रंग। सु यानी अच्छा, सुंदर, और वर्ण इसका रूप रंग। से वर्ण,
अब इसमें आया सवर्ण। सवर्ण किसको कहते हैं? स यानी समान, वर्ण कहते हैं जाति को। तो यहाँ लिख देंगे हम समान जाति समान रंग, कोई भी लिख दीजिए आप, या तो समान जाति या समान रंग में। और सुवर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। तो इस प्रकार से यहाँ स्वर्ण यानी सोना और सवर्ण यानी समान जाति, सुवर्ण यानी सुंदर। तो तीनों के जो उच्चारण है वो स्वर मात्रा व्यंजन की दृष्टि से अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन तीनों का जो अंतर है वो तीनों का अंतर हमें अर्थ जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, तीनों का अर्थ हमें अलग अलग प्रतीत हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से श्रुति समभिन्नार्थक वाले शब्दों की पहचान जानकारी हमें इस तरीके से पूर्ण रूप से हमें करनी होती है, ये आपको पूर्ण रूप से समझना होगा। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर शब्द ये होते हैं और शब्द आते हैं, उनको भी आपको ध्यान में पूर्ण रूप से रखना है। जैसे अगला हम देखना चाहें कि तरणी, ध्यान रखना यहाँ तीनों चीजों को हम देखना चाह रहे हैं कि तरणी, आप उसको जब देखेंगे कि शब्द हमारे उच्चारण है, एक तो हमारा आता है तरणी तरणी और दूसरा हमने लिखा तरणी। देखो मात्राओं का ध्यान रखो, यहाँ ने पे जो मात्रा लगी है वो छोटी की लगी हुई है। अब एक है तरुणी, तरुणी ये लगी। अब तीनों में उच्चारण में एक जैसे लगाए। अब तरणी, एक तरणी का मतलब होता है सूर्य अर्थ, दूसरा है तरणी यानी कि नाव, और एक अर्थ होता है तरुणी यानी कि युवती। इस तरीके से सॉरी, तीनों के जो उच्चारण हमारे समान है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो उसके तीन अर्थ हमारे निकल रहे हैं अलग अलग शब्दों के, वो अर्थ भी हमारे अलग अलग ही दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग ही निकल रहे हैं। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक सुंदर आपका एक तो है सूत है, से में छोटा ओ की मात्रा लगी हुई है सूत, और एक है सूत, से में बड़ा की मात्रा, उसका उच्चारण ज्यादा समय लगता है। अब जो यहाँ देखना चाहे सूत यानी तो इसका अर्थ होता है बेटा, इसका अर्थ होता है बेटा, और दूसरा अर्थ सूत, सूत यानी सारथी, यानी जो सूत पुत्र है यानी सारथी कह दो तो हम उसको कह सकते हैं सारथी, उसका अर्थ होता है सारथी। इस प्रकार से हम इसको श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, याद होना चाहिए। इस प्रकार से जब तक याद हो जाते हैं हमारे कोई चीज, तो वो सारी चीज हमारी सरतम बन जाती है। आज बस इतना ही, कल और आगे इन्हीं चीजों को लेकर के फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।